नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है डायमंड कोचिंग क्लासेस में। हम इतिहास का चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हैं। यह है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, आपने ये पेंटिंग देखी होगी जिसमें आपको जीसस क्राइस्ट देख रहे होंगे, आपको ये लेडी दिख रही होंगी, इनके हाथ में लैंप है, और आपने एक के पीछे एक लोग देखे होंगे जो राष्ट्रवाद के लिए यानी अपने देश के लिए झंडा ले लेकर खड़े हैं और इनका सपोर्ट जो कर रहे हैं वो देवी देवता है, जो आपने देखा होगा। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी बेटा नेशनलिज्म की, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम 1848 की बात कर रहे हैं, यानी 1848 की बात कर रहे हैं। ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस डेट में एक आर्टिस्ट है जिनको आप कलाकार कह सकते हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक सराइयो, ठीक है। आप सब बच्चों को ये दिख रहा होगा। फ्रेडरिक सराइयो जो एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाए, ये प्रिंट्स बनाए, और इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए। बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें फ्रेडरिक सराइयो के बारे में पूछे जाएंगे कि उन्होंने कितने प्रिंट्स बनाए या वो कहाँ के आर्टिस्ट थे। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो 4 प्रिंट्स बनाए, तो इन 4 प्रिंट्स की देन है फ्रांसीसी क्रांति। इन्होंने लोगों को जागृत किया और लोगों ने आंदोलन शुरू किया। तो ये जनतांत्रिक आदर्श सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना है, ठीक। इसने यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया कि सभी वर्ग के, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वो एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की जो प्रतिमा की बात करें तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लेडी, इस लेडी के लिए, इस लेडी के चारों तरफ इन्होंने लंबी लंबी कतारें। तो ये एक किसका संकेत है बेटा? क्रांति का संकेत है, ज्ञानोदय का, जिसके अंदर क्या एक मसाल है। मसाल जो इस लेडी के हाथ में, आपको पास से दिखाता हूँ, ये मसाल है। ये सभी लोगों को प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। ये जो मसाल आपको, ये जो लेडी दिख रही है, ये लेडी ऑफ फ्रीडम है, जिसको स्वतंत्रता की हम देवी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर राजस्थान की क्रांति हो या भारत की क्रांति हो, तो हमारे जो नेताओं ने जो जिससे प्रभावित हुए हैं वो फ्रांसीसी या यूरोपीय क्रांति जिसे हम कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी इनके देखा देख भारत माता की फ़ोटो बनाई है, शेर वाला चित्र जिसमें अपने महात्मा गांधी जी को देखा होगा। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इन्हीं क्रांतियों से प्रेरित होके हमारे यहाँ पे भारत माता की फ़ोटो बनाई गई है, ठीक है। तो उस समय जो शासन चल रहा था वो फ्रांसीसी राजा था, लुइस 16 का चल रहा था, निरंकुश था। अब मैं जब भी बात करूं कि जब भी कोई क्रांति होती है उसका मेन कारण ये होता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सही नहीं चल रही होती है। तो आप सबको पता है, जब भी अर्थव्यवस्था सही नहीं चल रही हो, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो, ठीक, तो तब किसका निर्माण होता है? क्रांति का। देखो एक बात मेरी याद रखना, क्रांतियाँ या लड़ाइयाँ जब तक नहीं होती तब तक सब कुछ सही चल रहा हो। जैसे कुछ बिगड़ता है तो क्रांतियाँ भी क्या होने लग जाती है, होना शुरू हो जाती है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, चाहे अपने घर में हो चाहे बाहर हो, या हम देश की या विदेश की किसी की भी बात करें, तो क्रांतियाँ तभी होती है जब देश का, घर का हालात ठीक नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो हम चित्र के बारे में तो हमने देख लिया, जो किसकी देन थी? फ्रेडरिक सराइयो का, जो उन्होंने बनाया कब था? 1848 में, जिसमें जर्मन के लोग, फ्रांस के लोग अपने अपने झंडे लेकर एक के पीछे एक आ रहे थे। इसमें बच्चे बूढ़े सभी आए थे। तो इन प्रिंट्स ने, इन 4 पेंटिंगों ने लोगों को प्रेरित किया फ्रांस की क्रांति के लिए। अब हम आगे ये पढ़ने जाएंगे कि जो ये क्रांति हुई तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये पढ़ते हैं कि
अरेस्ट एंड डेनन क्या होता है, ये चीज़ें क्यों हुई, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चीज़ें हुई क्यों। पहले हम अरेस्ट एंड डेनन के बारे में पढ़ेंगे, रेनर, ठीक है, कि एक राष्ट्र मतलब क्या होता है। एक राष्ट्र एक पॉलिटिकल बाउंड्री जिससे हम सभी लोग क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, यानी हमारी मातृभूमि भूमि कह सकते हैं। तो फ्रांसीसी जो दार्शनिक थे, दार्शनिक मतलब इतिहासकार, जिनका नाम क्या था, अरेस्टन रेनर था, जिनका जन्म 1823 में हुआ था। 1882 में इन्हें सोर्बोन विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए, यानी प्रोफेसर थे, एक निबंध लिखा था जिसका नाम था क्वेस्ट सी क्यूरन नेशन, यानी राष्ट्र क्या है। इस संबंध में रेनर ने लिखा था कि राष्ट्र समान भाषा में नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे, अगर हम राष्ट्र की बात करें तो पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं, हम लोगों से बना है। हमारे आसपास हम लोगों से मिलकर एक राष्ट्र बना है जिसमें हमारी धर्म, समान नस्ल के, समान भाषा के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक। तो इस राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा किया। पहले एक चीज आप लोगों ने हमेशा सुनते आए होंगे, जनमत संग्रह के बारे में। जनमत संग्रह का मतलब क्या है, जब लोग एक ही जगह पर रहना चाहते हैं और उस देश के निवासी बनकर रहना चाहते हैं, इसको जनमत संग्रह, यानी आपस में सलाह कर उस जगह पर रहना चाहते हैं, उसको जनमत संग्रह कहते हैं। जो पाकिस्तान या भारत वाले कब्जे वाले में जो उन लोगों ने गैर कानूनी कर रखा है, उसमें हम जनमत संग्रह या पाकिस्तान भारत ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस तरह पाकिस्तान है, हमने हमारे यहाँ पे पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और भारत का जो जम्मू और कश्मीर है वो उसका अभिन्न अंग था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके रखा है। और वो ये चाहता है कि यहाँ पे जनमत संग्रह है, जो चीज़ हमारी है उस पर हमारा उनका कब्जा दिलवाना चाहता है, ठीक है। जनमत संग्रह से मतलब सभी लोग मिलकर ये बताएंगे कि हम कौन से देश में कौन सी जगह पर रहना पसंद करेंगे और हम किसके नागरिक कहलाएंगे। तो ये जो सिद्धांत दिया था, इसका नाम, इन दार्शनिक का नाम था अरेस्टन रेनर। ये याद करना 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरेस्टन रेनर कौन थे, कौन से दार्शनिक ने जनमत संग्रह का विचार प्रतिपादित किया था, उनका नाम है अरेस्टन रेनर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जनमत संग्रह के बारे में आपको मैंने बताया विस्तार से, ठीक है। अब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस तरह हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस तरह हुई, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि राष्ट्र के विचार कैसे थे और ये पहली बार स्थापित कैसे हुई। तो हम बात कर रहे हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें 1789 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वहाँ का जो राजा था लुई 16 उसके खिलाफ। पहले फ्रांस की स्थिति समझो। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा लुई 16 फ्रांस का राजा था। जब वो राजा बना तो उसकी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन उसके सामने समस्या ये थी कि सारा जो खजाना था उसका युद्ध में चला गया था। और वहाँ पे 3 हाउसेस थे, तीन लोग टैक्स देते थे, ठीक है। 3 में से जो 2 लोग थे, जो 2 हाउसेस थे तो उन्होंने बनाए रखे थे, जिसमें अमीर लोग आते थे, उसका मंत्रीगण था। तो ये दोनों हाउसेस को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। जो मुख्य टैक्स देते थे वो 3rd हाउस के लोग देते थे, यानी जिसको हम किसान वर्ग कहते हैं। किसान वर्ग के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे, जो सीधे तौर पर सारा टैक्स किससे, किसानों से वसूला जाता था। चीज़ों के दाम भी बढ़ते जा रहे थे, क्यों, क्योंकि उस समय वहाँ पे अनाज की किल्लत बढ़ती जा रही थी। इसका मुख्य कारण क्या था, सूखा। अब आपको पृष्ठभूमि पता लग गई कि क्या कारण थे जिसके कारण फ्रांस के लोगों ने उग्र होकर क्रांति कर दी। अब हम ये पढ़ेंगे कि ला पार्टीज का मतलब क्या होता है, यानी पितृभूमि का मतलब क्या।
पितृभूमि का मतलब जैसे आपको नाम से ही पता लग गया होगा, पितृभूमि का मतलब है जहाँ पर हम पैदा हुए, ठीक है, यानी हमारे पिता की भूमि। और नागरिक का मतलब, ला सिटियोस का मतलब क्या होता है कि जो नागरिक है ये वहाँ पे, तो जो ऐसे विचार हैं हमें अपनत्व का भाव जगाते हैं कि ये चीज़ मेरी है। अगर हम इस मातृभूमि की बात करें तो ये जिसमें हम जन्म लिए हैं, जिस माटी में हमने आंखें खोली, अपना बचपन गुजारा है, उसके प्रति हमारे अंदर से स्वतः ही प्रेम जागृत हो जाता है। तो ला पीटियोस ला सिटियोस ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए कि पितृभूमि और नागरिक भूमि ला सिटियोस सिटियोन के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आखिर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ आप समझें। इसके बारे में कौन कौन सी घोषणाएं हुई उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रांतिकारी घोषणाएं क्या क्या हुई, ठीक है, कैसे इन लोगों ने एकीकरण किया, ये आने वाले समय में अब हम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिकारियों ने। क्रांतिकारी कौन है? एक आप लोगों ने क्रांतिकारियों का नाम सुना होगा, जो अपने देश के लिए लड़ते हैं वो क्रांतिकारी कहते हैं, ठीक है। और नक्सलवादी कौन होते हैं? जो अपने देश में के विरुद्ध ही लड़ते हैं उनको नक्सलवाद कहते हैं, ठीक है। आपको क्रांतिकारी और नक्सलवाद में पता लग गया होगा। क्रांतिकारियों ने ये घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासन से मुक्त कराया। निरंकुश मतलब क्या होता है, पहले आप समझे निरंकुश का मतलब क्या होता है। जिस पे किसी का अंकुश नहीं है वो क्या होता है? निरंकुश शासक, ठीक है, वो अपनी ही मनमर्जी चलाता रहता है, तो उसको निरंकुश कहते हैं। तो हम जब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से आते हैं, तो इनमें हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ठीक है, ये सारा। तो फ्रांस की सेना जब उन्होंने यहाँ पे अपने देश को स्वतंत्र कराया, तो फ्रांस की सेना बाकी जगहों को भी स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ गई। उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया और राष्ट्रवाद का जो विचार है उन्होंने धीरे धीरे चारों तरफ फैला दिया। हमारी जो क्रांति हुई है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम भी बहुत ज़्यादा इन्हीं की क्रांति से इंस्पायर है और हमने भी भारत में इसी तरह क्रांति की और हमने अंग्रेजों से आज़ादी मिली। अब हम बात करते हैं, ये यूरोप के देश हैं जिसमें आपने रूसी साम्राज्य देख रहे होंगे, ऑस्ट्रिया साम्राज्य देख रहे होंगे, हंगरी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। फ्रांस की जो सबसे जिसके हम टॉपिक में बात कर रहे हैं, फ्रांस, ये वो वाला फ्रांस है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये फ्रांस है जिसने क्रांति का बीज सभी लोगों में बोया और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको आज़ाद दिया, यानी आज़ादी दिलाई। और राष्ट्रवाद यानी इसी फ्रांस से प्रेरित होके आसपास के लोगों ने भी आज़ादी का स्वाद चखा, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप एक तरफ पहले समृद्ध था और एक ही राजा का ज़्यादातर वहाँ पे शासन था, ठीक है। तो यूरोप की जो क्रांति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यूरोप में आज़ादी होने के बाद वहाँ के लोगों ने क्रांति कर दी, ठीक है। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि 1804 क्यों महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन देखा होगा नागरिक संहिता के बारे में, और अगर मैं इंग्लिश में इसकी बात करूं तो इसको सिविल कोड कहते हैं। दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि आप सिविल कोड से क्या समझते हैं, आप नेपोलियन कोड से क्या समझते हैं। पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल ये किसी न किसी रूप में आता है, ज़्यादातर ये 3 नंबर में आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके जितने भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं इसमें ये आपको आसानी से दिख जाएगा। नागरिक संहिता, ठीक है, ये आप समझे। तो नागरिक संहिता की हम बात करें तो 1804 की बात करेंगे कि नागरिक संहिता क्या है। तो नागरिक संहिता का जो है वो 1804 में है, ठीक है। आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा, एक बहुत शक्तिशाली सेना नायक कह सकते हो,
ठीक है, और जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया इस संहिता में। तो हम नेपोलियन कोड की बात कर रहे हैं, नेपोलियन की विशेष संहिता की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस संहिता में फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पे लागू है, यानी जो फ्रांस के अधीन क्षेत्र थे ये उनके ऊपर लागू था। इसके अंदर डच गणतंत्र था, स्विट्जरलैंड था, इटली था, और जर्मनी ने नेपोलियन प्राथमिक विभाजनों को सरल बनाया, क्योंकि ये सारे जितने भी अपने किंगडम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जगहों के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे डच हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, ठीक है, इनको जब विभाजन हुआ, उस विभाजन को आसान करने का कारण नेपोलियन संहिता ने ही किया था। तो नेपोलियन ने इसको सरल बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले उसने जो प्रशासनिक ढांचा था उसको आसान बनाया, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, सरल बनाया। पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने क्या विभाजन किया, इसका जो प्रशासनिक ढांचा था, ठीक है, काम करने का, उसको सरल बनाया गया। फिर दूसरा उसने क्या किया, जो सामंती व्यवस्था थी, है ना, सामंती व्यवस्था मतलब जहाँ पर जागीरदार वगैरह सबका अधिकार था, वहाँ पे उनको उनसे मुक्ति दिलाई, व्यवस्था खत्म की। किसानों का जो भू दासत्व था, ठीक है, जो वो गुलामी करते थे जागीरदारों की, उनको उससे मुक्ति दिलाई। जो जागीरदारों के शुल्क लगते थे उनसे उनको मुक्ति दिलाई। शहरों में भी उन्होंने कारीगरों की श्रेणियों को नियंत्रणों से हटा दिया, ठीक है। और जो यातायात है, यातायात और संचार की व्यवस्था को उन्होंने सुधारा। किसानों को, कारीगरों को, मजदूरों को, उद्योगपति को नई नई आज़ादी, नई नई चीज़ें दी। जो पहले टैक्सेस वगैरह लगते थे अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, उन टैक्सों से उनको मुक्ति दिलाई। सामान बनाने वाले लघु उत्पादकों को समझने के लिए एक समान कानून बनाया, यानी काम करने के लिए सारी चीज़ें आसान कर दी। जो फालतू के जो टैक्सेस वगैरह लगते थे उन टैक्सेस को हटा दिया। प्रशासनिक जो ढांचा था उसको सुधार दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को अच्छा कर दिया। जो किसानों से अधिक कर लिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया। तो ये सारे काम किसने कर दिए, नेपोलियन ने कर दिए। क्यों, क्योंकि बिजनेस आसानी से हो सके, व्यापार आसानी से हो सके, और किसानों का शोषण ना हो सके, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, जो अलग अलग मानक लगे हुए थे पहले फ्रांस में, और इन जगहों पे ये समस्या थी कि हर जगह पर अपने अपना नाप तोल के मानक थे, इन मानकों को उन्होंने हटा दिया, ठीक है। और उसने एक राष्ट्र एक मुद्रा, जिससे हम सामान खरीदे, उसका नारा दिया। मतलब एक देश में एक ही मुद्रा चलेगी, एक ही पैसा चलेगा, और कोई भी कुछ नहीं होगा। और जितने भी टैक्सेस लगते थे बीच बीच में, जिसको आज आप टोल के रूप में जानते हो, ऐसे टोल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा कार्य किया, ठीक है। तो ये नेपोलियन के बारे में है। तो नेपोलियन ने दूसरा काम किया, क्या किया कि जो जीते हुए इलाके थे, स्थानीय लोग, जो फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी, उन स्थानों जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, जैसे बेल्सेस, मेज, मिलान, वर्षा, फ्रांसीसी सेनाओं ने उनको आज़ाद कर दिया, उनको स्वतंत्र कर दिया, उनका स्वागत किया, ठीक है। तो मतलब कि इन्होंने एक तरह से दुश्मनी को ख़त्म करने का काम किया, ठीक है। जब नई प्रशासनिक व्यवस्था आई, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप पर जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे जो नुकसान था उनको फ़ायदा मिले, और इनकी जो एक इमेज बनी हुई थी वो इमेज सुधर जाए, ठीक है। अब हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। आप सबको आसानी से समझ में आया होगा, मैंने सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और आप अपने सुझाव मुझे बार बार देते रहें डायमंड कोचिंग क्लासेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आपने अभी 1804 के बारे में पढ़ा, जिसमें नागरिक संहिता के बारे में पढ़ा, या नेपोलियन की संहिता के बारे में पढ़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं।
तो हम 1804 की बात करते हैं, जिसमें नागरिक संहिता लाने वाला कौन था? नेपोलियन। ठीक है, तो उसने बहुत सारे काम किए। उन्होंने भूमि सुधार के लिए दिया, प्रशासनिक ढांचा था वो उठाया, किसानों के ऊपर जो बेवजह कर लगे हुए थे उनको उठाया, किसानों, कारीगर, मजदूरों, उद्योगपतियों को नई नई चीज़ें दी। ठीक है, और जो विभिन्न जगहों पे जो टोल लगता था, टैक्स लगता था, टैरिफ लगता था, उसको हटाया। ठीक है, भू राजस्व से लोगों को आज़ादी दिलाई, उद्योगपतियों के लिए समान नियम लेके आया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन को आसान बनाया। ठीक, आसान भाषा में उसने सारी चीज़ें ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, उनको आसान बनाया। तो ये हमने एक नागरिक संहिता के बारे में पढ़ा। अब हम ये पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या क्या निर्माण हुआ इसके बारे में। तो यूरोप में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 वर्ग थे। एक कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग मतलब क्या होता है? जो बड़े लोग हैं, अमीर, ठीक है, जैसे राज परिवार के लोग हैं, बड़े लोग, इस इंग्लिश में इनको एलिट कहते हैं। एलिट वर्ग हो गया जिसको हम कुलीन वर्ग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ग जो मंत्री वगैरह का आता था, जिनको जिनको जन्मजात से ही टैक्स वगैरह से माफ़ी मिली हुई थी। तो अब इन इन लोगों के बीच में एक वर्ग आया जिसको आज हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो मध्यम वर्ग में जो ना ही जो अमीर थे ना ही गरीब थे। तो उस समय जब इस वर्ग का निर्माण हो रहा था, तो ऐसे वर्ग का निर्माण होने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो सुधार हैं वो आ रहे थे और इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। क्यों? इनमें कौन कौन से थे? ऐसे लोग जो कवि हैं, जो अपने काम में पेशेवर हैं, जैसे कोई टीचर हो गया, छात्र हो गए, है ना, मैगजीन वगैरह यानी पढ़ाई वगैरह जो छपने लगी, जो राइटर वगैरह हो गए, ये सब इस वर्ग में आने लग गए। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि अधिकांश जो उस समय के जो लोग थे वो अधिकांश जो लोग थे वो कृषक थे। बाकी जो हम कुलीन वर्ग की बात करें, उनके पास शाही हवेलियाँ थी, मकान थे, वो राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्ग के थे, वो फ्रेंच भाषा जानते थे, शक्तिशाली थे, कुलीन वर्ग से थे। ठीक है, और बाकी जो थे वो खेती करते थे, जो इनके यहाँ पर काम करते थे। लेकिन अब ऐसे वर्ग का निर्माण हो गया जो इनके साथ साथ पढ़ लिखने लग गया और आगे बढ़ने लगा। तो हम इन सबको पहले आगे लेके जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सब की शुरुआत क्यों। इन सब की जो शुरुआत हुई वो शहरीकरण से हुई। पहले शहरीकरण का मतलब समझे, शहरीकरण क्यों हुआ पहले ये समझे। शहरीकरण होने का मुख्य कारण था इंग्लैंड का औद्योगिकरण। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रियाँ थी, कंपनियाँ थी, वो अब सामने आने लगी। यानी ये कब सामने आएगी? जब हमारे पास 1800 शताब्दी आई। इसने लोगों को रोजगार दिया। जैसे लोगों के पास रोजगार आया तो लोग गांव से कहाँ पे आने लगे? शहरों में, और वो पैसा कमाने लगे। अब जैसे पैसा कमाने लगे तो एक नया वर्ग आया जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं। इसमें उद्योगपति बनना शुरू हो गए, व्यापारी आए, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। ठीक है, मध्य और पूर्वी यूरोप में उनका 19वीं सदी में इनका उदयन हुआ, जो पहले छोटा था। अब हम उदारवादियों की बात करेंगे कि उदारवादी और राष्ट्रवादी का मायने यानी इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने उदारवादी का मतलब समझा होगा। इंग्लिश में इसका मतलब होता है लिबरलिज्म। यानी अगर लैटिन भाषा में इसको अगर मैं समझाऊं तो लिबर का मतलब होता है आज़ाद करना। लिबर का मतलब क्या होता है? आज़ाद करना। यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी जो उस समय की जो चीज़ें थी उनको आसान करना कि जिससे वो व्यापार कर सके। अगर राजनीतिक रूप में उदारवादी जो थे वो सरकार पे जोर देते थे। जो सरकार जो आपके बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो जैसा फैसला करवाते थे ऐसा होता था। लेकिन उदारवाद में क्या है कि इन कानूनों को आसान बनाया जिससे जो मध्यम वर्ग थे और जो नए लोग थे वो भी आसानी से व्यापार कर सकें।
ठीक है। एक बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसमें से, आप ये सफ़ेद जान रहे होंगे, जिसका नाम होता है मताधिकार। मताधिकार मतलब अब लोगों को अधिकार दिया गया वोट करने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सफरेज का। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा 1 नंबर के लिए इतना आपको प्रेरित इसलिए करता हूँ क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है। ठीक है, तो सफेद मतलब क्या है, राइट टू वोट है। ठीक है, यानी मताधिकार। मताधिकार मतलब क्या, यानी हम अपने वोट की शक्ति से किसी भी नेता को चुन सकते हैं। तो पहले जो प्रजातंत्र था वो बदल के अब किस में, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में पड़ गया। अब हम अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं और वो हमारे लिए काम करेंगे। तो आज से जो अगर हम समाज की परिक्रमा करते हैं तो शुरू से ही जो समाज था वो पुरुषों की तरफ झुका हुआ था। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो पूरी संपत्ति थी वो संपत्ति का अधिकार मूलतः किसके पास था, पुरुषों के पास था। तो वोट करने का अधिकार भी किसके पास रहेगा, पुरुषों के पास था। स्त्रियों को जो अधिकार ये दिए गए हैं वो 1949 के बाद दिए गए हैं, यानी 20वीं सदी में। ठीक है, तो सभी महिलाओं में जो राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया केवल थोड़े से समय के लिए। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संघर्ष सहा है, उन्होंने भी पुरुषों के समान ही उनसे कंधे मिलाकर किया। लेकिन हमारे इतिहास में या जिसमें भी इनमें कमी है उसका मुख्य कारण यह है कि शुरुआत से इनको कम दर्जा यानी इनके बराबरी के अधिकारों के लिए लड़ा नहीं गया। क्योंकि जो नेपोलियन संहिता जो बनी थी जिसमें वो वापस लेके आई थी, महिलाओं को आवश्यक रूप से दर्जा देने के लिए पिताओं और पत्नियों के अधीन बना दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले उनकी जो देख रेख है वो पिता करेंगे, शादी के बाद उनके पति करेंगे। तो उनको अधिकार देने की इतनी आवश्यकता नहीं आन पड़ी। ठीक है, ये 20वीं सदी की बात है। महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग करते हुए उन्होंने भी विरोध आंदोलन चलाए। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और बाजारों से मुक्त चीजों तथा पूंजी को अवगाहन के लिए नियंत्रण को खत्म करना पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्ग में जोरदार मांग थी। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कौन थे, इसमें शिक्षित वर्ग आ गया था, जिसमें आपके टीचर्स वगैरह आ गए, आपके बड़े बड़े उद्योगपति आने लग गए। ठीक है, व्यापारी आने लग गए। तो ये सारे कौन से, मध्यम वर्ग में आने लगे। ठीक है, 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ठीक है, इसने पहली एक नापतोल प्रणाली बनाई जो 1833 में बनकर तैयार हुई, जिसको हैसबर्ग और न्यूबेरा के माल से बेचने के लिए व्यापारी के लिए जो 11 अलग अलग जगहों पर टोल से गुजरना पड़ता था उसको खत्म करने की बात की। तो ये बात कब हो रही है, 1833 में। ठीक है, तो पहले एक टैक्स लगता था जिसमें हर जगह 5%, यानी आप जो भी सामान बेचोगे उसका 5% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यानी शुल्क अवसर वजन के आकार पे, यानी उसका वजन कितना है। आप लोगों ने टोल टैक्स देखा होगा या ये आज देखने में नहीं मिलता हो तो आपने बजरी का कांटा देखा होगा। ठीक है, जहाँ पर चुंगी आप जिसको कहते हो वो लगता है। तो यहाँ पे एला जो नापने की विधि थी, कपड़े नापने की विधि थी, वो हर जगह अलग अलग प्रकार की थी। ठीक है, जिसमें एक एला थी जिसको बदलने से घटती बढ़ती रही। एक कपड़ा में खरीदना जो है 54.7 जो मीटर मेज था, दूसरी जगह इसका 55.1 सेंटीमीटर था, न्यू बेरे में इसका 65.6 सेंटीमीटर था, फाइवर्स में ये 53.6। तो ये अलग अलग प्रकार में। तो इन सब लोगों ने मिलकर कि ये जो नापतोल की जो विभिन्नता है इसको समान की जाए, इसलिए उन्होंने जोवेलियन पार्लियामेंट की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 नंबर के प्रश्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 1834 में आया। तो इनका जो इन्होंने जो चीज़ें रखी वो काफ़ी लोगों ने मान ली गई। तो ये कब की बात है, 1834 की।
अब हम बात करते हैं 1834 में जोवेलियन आया, ठीक ना। इसने शुल्क के जो जितने भी अवरोध थे, यानी जहाँ पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, उन सबको उन्होंने समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अलग अलग स्टेट से। अभी आपको मैंने बताया कि 39 स्टेट्स थे, वहाँ पे अलग अलग मुद्राएं चलती थी, जो हटाकर 2 कर दी गई, ठीक है। इससे पहले वो 30 थी। जितने स्टेट होंगे अपनी बताया था मैंने इसके बारे में। अलग अलग जगह पे 11 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, उन टैक्सेस को हटा दिया गया। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये जोवेलियन संघ की वजह से हुआ, ठीक है। ये कब किया गया? 1834 में। आप याद कीजिए, मैंने आपको 1804 बताया था जब नागरिक संहिता आई थी, ठीक है। और फिर जोवेलियन बना, ये कब बना? 1834 में। एक ऐसा संघ बना जिसने अलग अलग प्रकार की जो नापतोल प्रणाली थी उसको ख़त्म करके एक बनाया, और अलग अलग जो टैक्सेस मुद्राएं थी उसको हटाकर 2 मुद्राओं में बदल दिया, ठीक है। अब इतिहास थोड़ा बदलता है। ये किसके बाद बदला? नेपोलियन की हार के बाद, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं। 1815 में नेपोलियन की हार हुई। इसके बाद यूरोप की सतह रूढ़िवादी भावना वापस से प्रेरित होगी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज का स्थापित करने के लिए, जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक है, ऊंच नीच है, संपत्ति का अधिकार है, परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर को वापस नहीं चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि भाई ये सारी व्यवस्था आ जाए, लेकिन जो राजतंत्र था वो नहीं चाहते थे। जो नेपोलियन के द्वारा शुरू करे जो चेंजेस थे, बदलाव थे, आधुनिकरण था, राजतंत्र था, जैसी जो प्रणाली को उसने मजबूत किया था, ठीक है, वैसा ही मनाना रखे रहना चाहते थे, जिसमें कुशल सेना हो, नौकरशाही बढ़िया हो, गतिशील हो, अर्थव्यवस्था हो, सामंतवाद हो, भू धात्व से जो भू दासत्व था उससे मुक्ति हो, निरंकुश राजतंत्र हो और शक्ति प्रदान कर सके। यानी ये लोग रूढ़िवादी रहना चाहते थे, लेकिन जो नेपोलियन ने बदलाव किए उन बदलावों को वो बरकरार रखना चाहते थे। ये अपने आप को समृद्ध रखना चाहते थे। तो 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रजा, ऑस्ट्रिया जैसे जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी जो नेपोलियन की हार थी उसका मुख्य कारण कौन थे? ब्रिटेन था, रूस था, प्रशा था और ऑस्ट्रिया था। ये यूरोप की शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। तो इनके प्रतिनिधित्व के तौर के इन्होंने किस पे समझौता किया? एक कांग्रेस पे। आज जो आप जो कांग्रेस देख रहे हो वो नहीं, ये कांग्रेस थी। इनकी मेजबानी में ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मैन ने रखी, ठीक है। इसको टेरिटरी ऑफ वियना कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1815 एक नंबर में आएगा कि वियना की संधि कब हुई। क्वेश्चन क्या आएगा? वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि 1815 में हुई, ठीक है। तो वियना की संधि 1815 में ही। इसके बाद में हमने उसके बदलाव देखे, नेपोलियन ने युद्धों के दौरान हुए। फ्रांसीसी क्रांति ने जो हटाए गए भूप थे, वंश थे, जो सत्ता को बहाल करना, ये सबको खो दिया था कब्जा, तो नेपोलियन के अधीन उनको किया गया। फ्रांस की जो सीमाएं थी वैसे की वैसे कायम रखी गई और भविष्य में इसका विस्तार ना कर सके, ठीक है। इसकी चीज़ों को देखा गया कि भाई जो अब जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का विकास नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सा राज्य स्थापित हुआ? नीदरलैंड राज्य की स्थापना की गई। और नीदरलैंड राज्य की स्थापना हुई क्यों? इसमें बेल्जियम शामिल था, दक्षिण में पीटमान था, जेनोट जोड़ दिया गया। इसकी पश्चिमी सीमाओं के नए इलाके जोड़े गए, जबकि ऑस्ट्रिया के उत्तरी भाग में इटली का नियंत्रण को सौंप दिया। नेपोलियन के जो 39 राज्य थे जो उसने जर्मन और महासंघ में स्थापित किए थे उसको बरकरार रखा गया। पूर्व में जो रूस और पोलैंड का एक हिस्सा था उसकी प्रशा और मैसनी को दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्र की बहाली करना। जो नेपोलियन ने जो किया था उन सबको बर्खास्त कर देना
और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो रूढ़िवादी लोग थे वो अपना सिंहासन खोना नहीं चाहते थे, वो अपनी वैसी स्थिति चाहते थे। लेकिन किसके साथ, मैंने आपको पहले बताया था, नेपोलियन ने जो विकास किया उसको वैसे ही बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन वो अपनी व्यवस्था चाहते थे, वापस से कुछ शासन चाहते थे। उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जिससे निरंकुश सरकार की विविधता सवाल उठाती थी। किताबों को, नाटकों को, गीतों को वैध किया गया, उन पे सब पे नियंत्रण कर दिया गया। मतलब कि अब जो भी चीजें छपेगी वो किसे, इनसे पूछकर ही छपेगी, ठीक है। फिर ये क्रांति, जैसे आप लोगों ने ये देख रहे होंगे, मतलब कि जितने भी लोग थे उन लोगों के मुंह पर पट्टियां बंधी हुई है। आप लोगों ने ये देख रहे होंगे ये पिक्चर, कि अब पहले जैसी जो छूट जो नेपोलियन ने दी थी वो छूट को उन्होंने हटा लिया, ठीक है। इन पट्टियों का मतलब यह है कि जो अब वो जो चाहेंगे वही उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 1815 के बाद वर्षों में जो भी दमन हुआ, भय हुआ, उदारवाद, राष्ट्रवाद, जितने भी लोग थे वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो सबको भूमिगत होना पड़ा, अपने गुप्त संगठन बनाने पड़े, और वापस से जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी उसके विरोध के लिए अपना एक संगठन स्थापित करने के लिए कार्य करना पड़ा, ठीक। ऐसा एक 1807 में जेनोव में हुआ, जिसमें एक गुप्त संगठन बनाया गया, जिसमें 24 साल की युवावस्था में लुंगुरिया क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। 10 वर्ष उसके दो और भूमिगत संगठन बनाए। पहला मसूद, इसको यंग इटली, और दूसरा यंग मैन, जिसको यंग यूरोप कहते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन ये 1831 में बना था और यंग यूरोप 1833 में बना था, ठीक है। इसको करने वाले कौन थे? मैथ्सनी थे। क्यों? क्योंकि इन जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ता को हटाना था, ठीक है। मैथ्सनी थे जो ईश्वर के अनुसार राष्ट्र को मनुष्य की प्राकृतिक इकाई बताया। राष्ट्र और छोटे देशों को गठबंधन के लिए उसने राष्ट्र जोड़ने की बात पे आगे बढ़ा कि हम तभी एक बन जाएंगे जब तक गणतंत्र एक नहीं होता, हमारा एकीकरण एक नहीं हो सकता। तो उसने जो मजानी थे उन्होंने इट्टी के एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य की, ठीक है। इस एकीकरण के जो मॉडल की देखा देखी आपने देखा होगा, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इनमें भी गुप्त संगठन बनने लगे। जो मैसनी थे उनका राजतंत्र का घोर विरोध कर प्रजातांत्रिक गणतंत्रों को अपना सपने में रूढ़िवादी को हरा दिया, और हमारी जो ये जो चीज़ें थी उनको ख़त्म किया, ठीक है। तो कब की बात है? 1833 की। अब हम क्रांतिकारियों के युग की बात करेंगे। तो पहले एक रिवीजन कर लें मैसनी के बारे में। मैसनी ने दो क्रांतिकारी संगठन बनाए। 1831 में यंग यूरोप बनाया, ठीक है। इसके बाद में उन्हें यूरोप बनाया, है ना। तो आपने ये देखा कि अब वापस से कुछ रूढ़िवादी लोगों ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके वो अपनी मर्जी से चीज़ें चला रहे थे। तो अब एक एकीकरण की मांग उठी, जिसमें मैसनी का सबसे बड़ा योगदान है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लिखें, मैं बाद में आपको अलग से इसकी वीडियो बनाकर आप में अपलोड कर दूंगा। इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 8 नंबर का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक बड़ा आता है जिसमें मैसनी आएगा, मैसनी आ सकता है, इटली का एकीकरण आ सकता है, जर्मनी का आ सकता है, वेक्टर एमरल के बारे में आ सकता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए पीडीएफ बना दूंगा, ठीक है। अब हम क्रांतिकारियों का युग पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत 1830 से लेकर 1848 में हुआ। तो मैंने आपको रूढ़िवादी ताकतों के बारे में बताया था, जो विकास चाहती थी, लेकिन इतना ही नहीं कि वो अपना अधिकार अच्छे से आसानी से नहीं खोने देना चाहती थी। जैसे ही नेपोलियन की हत्या मैं मानूंगा, नेपोलियन को जैसे ही इन्होंने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह लोगों ने हटा दिया, फिर उसके बाद में किस तरह वापस से जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लेकर आए। अब इस व्यवस्था को हटाने के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया, उन लोगों के योगदान के बारे में हम विस्तार पूर्वक
पढ़ेंगे। इसमें प्रथम जो विद्रोह हुआ था वो 1830 में हुआ था, ब्रबो राजा के विरुद्ध हुआ था, जो 1815 में रूढ़िवादी प्रक्रिया में सत्ता बहाल किया गया। और उनको उदारवादी क्रांतिकारियों जब एक टिप्पणी की थी, मेटरनिक ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें अगर मेटरनिक ने देखा जब भी फ्रांस को छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये आज भी इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसने किया था? मेटरनिक ने बोला था जब भी यूरोप को छींक आती है पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? जुकाम। यानी कहने का मतलब है क्रांतियों की जो भी शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई? फ्रांस से। और उसका देखी देखी पूरे यूरोप में वो क्रांति फैल गई। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या हुआ, इसकी कल्पना कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जर्मन के एक दार्शनिक थे जिनको नाम था यूरोहा गाटफीड। जैसे रोमानी चिंतक ने दावा किया था कि जो सच्ची जर्मनी संस्कृत है, जो आम लोग हैं, ठीक है, वो है जो आम लोगों की बातें किसमें आपको मिलेगी? उनके लोकगीतों में मिलेगी, उनकी लोक कथाओं में मिलेगी, जन काव्य में मिलेगी, लोक नृत्यों में मिलेगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों में आपको ये सारी कहानियाँ मिलेगी। तो इसके लिए कि जो लोकल है, लोकल वोकल का मतलब कि लोकल को बढ़ावा दो, तभी हमारे में एकीकरण आएगा। जितने लोग संस्कृति से लोग कब जुड़ेंगे? तभी जुड़ पाएंगे जब वो आपस में बातचीत करेंगे, नाचेंगे गाएंगे। जब हमारे जो लोकगीत है उनके साथ वो होगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पोलैंड का जो स्वतंत्रता का भू क्षेत्र था भाषा के जरिए, तो वो उसको एकीकरण, यानी जो जो हमारी भाषा बोलेगा वो हमारे देश का नागरिक है। तो इसको लाने के लिए 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र क्या हुआ? विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। ठीक है, इसमें राष्ट्रविरोधी जो थे वो किसका अधिकार बनाया? भाषा का। तो मैंने एक चीज आपको अभी थोड़ी देर में बताया कि कब लोग मुझे अपना कहेंगे? जब मैं उनकी भाषा बोलूँगा, जब उनकी संस्कृति से मैं हूँ। तो ये संस्कृति, ये चीज़ें हैं, हमें देश से जोड़ती है। ठीक है, हमें देश के लिए कुर्बान करने के लिए प्रेरित करती है, मातृभूमि के लिए मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि क्रांतियों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कृषक विद्रोह हुए। ठीक है, आप लोग एक विद्रोह देख रहे होंगे, ये किसान विद्रोह है जो 1848 में हुआ था। ठीक है, ये सिलेसिया 1845 में बुनकरों ने और ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, 1848 में हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या हुआ, असंतोष कैसे फैला। ये पेपर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी कुछ है। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है सेंट पॉल का जो चर्च है, जहाँ पर पहले संसद लगी। ठीक, ये 1848 में लगा। और इसका जो मेन कारण था, उदारवादी जो आंदोलन हो रहे थे वो, ये पहला ऐसे सभाएं कह सकती है जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया। ये जो आपको दोस्तों ये दिख रही हैं वो महिलाएं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उनको देखने का अधिकार था। यहाँ पे पुरुष लोग आपको दिख रहे होंगे, ये लोग पार्लियामेंट में, ठीक है, उस सभा की जो संसद है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 1848 में निरंकुश राजशाही जो परिवर्तन हुए उनके विरोध ये चला था। भूधास्तवता बंधुता मजदूरी जो चल रही थी वो समाप्त कर दी गई। ठीक है, शहरी और हैंगरी जो लोग थे उनको स्वायत्तता दी गई। ठीक है, और जो प्रभुत्व का जो अधिकार था वो खत्म कर लिया गया। अब हम जर्मनी का और इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उन देशों का एकीकरण किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले हम दोस्तों जर्मनी का पढ़ेंगे। जर्मनी और इटली का जो निर्माण था, सेना को राष्ट्र का जो निर्माण था, उसके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए और कैसे वो उनका एकीकरण हुआ। ठीक है, 18 जनवरी 1871 की सुबह की बेहद ठंड थी। जर्मनी की जो राजकुमारी थी, सेना के प्रतिनिधियों के प्रमुख और मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क, ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसके बारे में आपको पूछेंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में आप क्या जानते हो। ये इन्होंने किसका नेतृत्व किया बेटा, जर्मनी का। जर्मनी के एकीकरण के लिए इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, इन्होंने सेना का साथ दिया, मुद्रा में, बैंकिंग, कानून व्यवस्थाओं में सुधारण किया, सेना का आधुनिकीकरण किया, इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए और एक मॉडल बनाया। अब हम इटली के बारे में पढ़ेंगे। इटली एक राजनीतिक विघटन था। ये इटली आपको दिख रहा होगा, टूटा वगैरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। ठीक है, अलग अलग चरणों में इसका एकीकरण हुआ और इसके एकीकरण के जो पीछे था वो था जिप्सिस मजानी। पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक। अभी भी आपको बताया, मैंने बताया ओटोमन बिस्मार्क के बारे में, और अब आया जिप्सिस मजानी के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मजानी के बारे में। यंग इटली संगठन 1831 में, ठीक है, क्रांतिकारी विरोध से एकत्रित हुआ ज्वाला है ना, उसको आगे मजानी ने पहुंचाया, जिसका नाम था जुसेफ्स मैत्सानी, और इन्होंने आगे पहुंचाया और दासत्व से मुक्ति दिलाई। जो मंत्री मुखी और कावूर, जैसे इटली में एकीकरण, जो मैंने आपको कावूर के बारे में बताया था, कावूर ने इटली के एकीकरण के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। तो अब हम ये पढ़ेंगे दक्षिणी इटली में जो शहर थे सिसिली वगैरह, उसको उन्होंने अपने यहाँ पर युद्ध में जीत कर मिला लिया। पोप को सेंट्रल जो एशिया में था उसको मिला लिया। ठीक है, और बर्बन जो किंग था उससे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए और उसको अपने यहाँ पे, तो यानी वो इतालिया भाषा बोलता था। ठीक है, और वो एक शिक्षित वर्ग से आता था। तो इस तरह उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाया। अब इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण पढ़ लिया है। सांस्कृतिक परंपराएं किस तरह रोल अपना करती है ये मैंने बताया था। तो ये आपको ये फोटो दिख रही है, ये जर्मेनिया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, मरेनिया और जर्मेनिया के बारे में बताएं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इन जो फोटो ने लोगों में हीरोइज्म वगैरह जगाती है। आपको देश के प्रेम के बता दे, ये जर्मेनिया की फोटो है। ठीक, तो ये अति महत्वपूर्ण है। इस तरह आपका फोटो है, ये 2 नंबर में आएंगी। ठीक है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जिसमें कौन कौन सी चीजें हुई, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो, क्या प्रतिपादित है, ये अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम आगे अब ये पढ़ेंगे समाजवाद से जो राष्ट्रवाद बना है उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो जब भी किसी भी देश में समाज का विकास हुआ है तो उसकी जो मूल जड़ है वो उसका समाज है, उसकी लोक संस्कृति है, उसकी कलाकृति है, उसकी वेशभूषा है। तो ये अति महत्वपूर्ण है और इसको बनाए रखने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो इसी तरह हमारे भारतीयों ने इससे प्रेरणा लेकर आज़ादी के लिए अपना हर कुछ निछावर कर दिया। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है जो आपको 8 नंबर का आता है। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इसके अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है उसकी PDF आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको दे दूँगा। धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं।